ओम। ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर इनके स्वामी चंद्रदेव सोमनाथ तथा भोलेनाथ की आराधना कर, इष्ट देव का ध्यान कर, गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण रेस्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग। यह दैनिक पंचांग हम नित्य प्रस्तुत किया करते हैं और इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त होते हैं वह दृक पंचांग से लिए जाते हैं। छवि, ध्वनि तथा किसी भी महान व्यक्ति का जन्मतिथि, जन्म विवरण और ध्वनि ये सभी गूगल से लेते हैं और यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के सौजन्य से सफलपूर्वक हम पहुंचा पाने में समर्थ हैं। दैनिक पंचांग पंचांग के जिस तरह 5 भाग हुआ करते हैं, 5 अंग होते हैं पंचांग के, उसी तरह हमारे दैनिक पंचांग के भी 5 भाग। पहला भाग पंचांग बहुत ग्रह और ग्रहों के गोचर से संबंध रखता है और दूसरा भाग जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है यह बताए। पहले भाग में जो पंचांग बहुत और ग्रहों के गोचर से जो संबंध है वह हम इसी में से पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम लघु पंचांग आपके सामने क्या करते हैं नित्य, और यह आपके सुझाव की है। यानी पहला भाग से ही हम पंचांग और मुहूर्त को लेकर हम अलग से प्रस्तुति करते हैं लघु पंचांग के रूप। दूसरा भाग नक्षत्र से संबंध रखता है जिसे तारा बलन कहा जाता है, और यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं और चंद्रमा स्थायी रूप से जिस नक्षत्र में जन्म कुंडली में है, दोनों का तालमेल कर निकाला जाता है कि आज का दिन कैसे संकेत मिल रहे हैं, तो आज के दिन कैसे होने के। क्योंकि नक्षत्र शीघ्र परिवर्तन होते हैं, इसलिए कुछ भाग इसके होते हैं कि ये भाग आपके लिए शुभ है, यह भाग आपके लिए अशुभ। इसे तारा बलन कहते हैं जो मुख्यतः 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है, और चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में जब देखते हैं तो इसे तारा बलन के रूप में देखते हैं चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में, जो कि चंद्रमा केवल आज के दिन के बारे में चर्चा करता है। और जब हम 9 तारा चक्र पद्धति पर देखते हैं तो सभी ग्रहों के बारे में जानते हैं कि आज का दिन सभी ग्रह कैसे फल देंगे। और जब ये हमें अग्रिम पता चल जाता है कि आज का दिन कैसा होगा, तो हम यह भी जान सकते हैं कि आज आज जब हम अग्रिम रूप से यह जान जाते हैं कि सभी ग्रह हमारे लिए कैसे फलदायी होंगे, तो कौन से ग्रह हमारे लिए किस दशा महादशा में कैसे फल देंगे यह हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं, और उसी के अनुसार अपने आप को योजना भी बना सकते हैं सफल कार्य की सिद्धि के लिए, और चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर सकते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह जिस स्थिति में है यह हम अग्रिम रूप से जान सकते हैं और आशा उत्तीर्ण कर सकते हैं जितना ही अकेले बात। उसी तरह से हमारे जीवन काल में हम कई लोगों से मुलाकात होती है, चाहे रिश्तेदार से, हमारे पड़ोसी से, समाज से, कार्यालय से, में कार्यस्थल पर कार्य करने वाले लोगों से, व्यवसाय आदि से, आदि आदि। कौन से व्यक्ति हमारे लिए शुभकारी होंगे, कौन से अशुभकारी होंगे, कौन से चुनौती दे सकते हैं, ये सभी हम अग्नि उनके नक्षत्र को और जान जाए तो हम अग्नि रूप से जान सकते हैं। और यह जब यदि हम पहले से जान जाए तो फिर हमारे लिए जो कार्य है वो आसान हो जाता है कि किसके साथ हमें कैसे संबंध रखना है, किसके साथ हमें समता का संबंध रखना है, किसके साथ हमें गाढ़ी मित्रता करना है।
ये सभी हम नौ तारा चक्र पर, तो विशेष चर्चा बृहस्पति में करें। तीसरा भाग, जन्म राशि में चंद्रमा किस राशि में बैठे हैं, वह हम देखते हैं। चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं और जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं, दोनों के अनुसार आज कैसे दिन होने के सकते हैं। चौथा भाग, चौघड़िया मुहूर्त से संबंध है, क्योंकि चौघड़िया एक प्रकार का मुहूर्त है, सुबह और शुभ समय दर्शाता है। दैनिक कार्य करने से के अतिरिक्त के साथ साथ विशेष कार्य, पहली बार कार्य किए करने वाले कार्य, पूजा पाठ आदि के लिए यह उचित मुहूर्त बताता है। साथ साथ विशेष कार्य से संबंध भी यह मुहूर्त बताता है। तो ऐसे स्थिति में चौघड़िया की उपयोगिता बढ़ जाती है, और इसी की उपयोगिता को देखते हुए हमने यूट्यूब पर अलग से पोस्ट रखा है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया अंग्रेजी में और चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में। विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे प्रश्न। पांचवा और अंतिम भाग, अंक ज्योति के अनुसार आज कैसा दिन होने की संभावना। अंकों की दुनिया में हम जब इस दुनिया में जब हम सांस लेते हैं, तो अंकों के ही अंक में हम जन्मते हैं, और वह अंक स्थायी होता है, और उसी अंक के अंक में के साथ हम खेलते खेलते बड़े होते हैं। अंकों के पीछे हम भागते हैं। जैसे जैसे अंक, कुछ अंक ऐसे जैसे जैसे कुछ अंक हमारे लिए अच्छे सुखदायी साबित होते हैं, आगे बढ़ते हैं तो, और कुछ हमारे लिए चुनौती भी ला सकते, कुछ हमारी परेशानियां भी बढ़ाते हैं। तो अंकों को कैसे पहचानें, कौन से अंक आपके लिए सुखदायी है, कौन से दुखदायी, इन अंकों को आप पहचान कर उचित उपाय करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अंक ज्योतिष की प्रस्तुति दो भागों में, पहला अंक ज्योतिष पर चर्चा, और उसी में दूसरा भाग अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन होने के संकेत हैं, विभिन्न तिथियों में जन्मे जातकों के परिप्रेक्ष्य। तो ये रहा संक्षिप्त चर्चा। अब आपको परिचय हम ले चले अपनी प्रस्तुति में, इसके पहले पंचांग पर हल्की चर्चा। पंचांग केवल शुभ मुहूर्त जानने का माध्यम नहीं है, यह व्यक्ति की निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, आत्मबल बढ़ाता है। पंचांग प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिससे जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए आइए हम सब पंचांग की अहम भूमिका को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करें, और करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध। साथ ही साथ आग्रह करते हैं कि इसे साझा करें अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करते हुए जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकें, और उनके इस प्रयास में हम सब एक माध्यम बनकर उन्हीं के बाद। चलिए, प्रस्तुति का हर भाग आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे आने वाले प्रस्तुतियों के पांचों भाग आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम आपको ले चलते हैं पंचांग के प्रथम भाग में, और क्रमानुसार हम अंतिम भाग तक पहुंचने का प्रयास करें। कहीं जाइएगा नहीं, हर भाग आपके लिए महत्वपूर्ण है। हाँ, कागज और कलम खोल कर अगर यदि रखें, हो सकता है कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण बिंदु मिले जो आपके लिए ज्ञानवर्धक हो, आप उसके लिए नोट कर सकते। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे आपके पास प्रस्तुति, पहले भाग की प्रस्तुति में बिल्कुल ले चलते। स्वागत है आपका पहले भाग। आज का दिनांक 6 अक्टूबर 2025, माह अश्विन, पक्ष शुक्ल, शाका संवत 1947 विश्व वसु, विक्रम संवत 2082 कलायुग, और कलयुग का 5126। आज का तिथि 12:23 पर, आज का सूर्योदय 6:05:44 पर, सूर्यास्त 5:31 पर, सनराइज एट 5:44 AM, सनसेट एट 5:31 PM। आज का दिशा शुभ पूर्व है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो आईना देखकर या दूध का सेवन कर यात्रा में। पंचांग के पांचों अंक इस प्रकार: वार सोमवार, तिथि अपराह्न 12:23 तक चतुर्थी, जो रिक्ता तिथि के अंतर्गत आता है, उसके बाद पूर्णिमा, जो पूर्णा तिथि के अंतर्गत आता है। नक्षत्र आज का 3 भागों में, 6:16 तक पूर्वा भाद्रपद, कल भोर में उसके बाद
4:01 तक उत्तरा भाद्रा पर और तत्पश्चात रेवती नक्षत्र। पुनः बता दें, नक्षत्र 3 भागों में आज है। प्रातः 6:16 तक पूर्वा भाद्रा, कल उसके बाद कल भोर में 4:01 तक उत्तरा भाद्रा और तत्पश्चात रेवती। योग अपराह्न 1:14 तक वृद्धि, उसके बाद ध्रुव। करण अपराह्न 12:23 तक वनिश, तत्पश्चात देर रात्रि 10:53 तक वृश्चिक भद्रा और फिर बौ। ये रहे पंचांग के 5 महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास आज देखते हैं कि आज चतुर्दशी और पूर्णिमा का जो मिश्रण है, इसमें भोलेनाथ का वास आज कहा। ओम नमः शिवाय। जब तक चतुर्दशी तिथि है, भोलेनाथ भोजन पर है, क्योंकि शुभ नहीं है, तत्पश्चात शमशान में है, जो हुआ भी अशुभ। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। महत्वपूर्ण मुहूर्त के अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:14 से 12:01 दिन तक। अमृत काल देर रात्रि 11:40 से मध्य रात्रि 1:07 तक। रवि जो प्रातः 5:44 से 6:16 प्रातः तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 1:35 से 2:22 अपराह्न तक। गोधूली विलय संध्या 5:31 से 5:56 तक। निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:13 से मध्य रात्रि 0:02। ये रहे हमारे शुभ मुहूर्त। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना, तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ हुआ करता। अशुभ मुहूर्त सबसे प्रभावी अशुभ मुहूर्त राहु काल प्रातः 7:12 से 8:41 प्रातः तक। गुलिक काल अपराह्न 1:16 2:34 अपराह्न तक। यमगढ़ दिन के 10:09 से 11:37 दिन तक। वर्ज मुहूर्त अपराह्न 2:58 से अपराह्न के 4:25 तक। भद्रा अपराह्न 12:23 से रात्रि के 10:53 तक। और गंडमूल कल भोर में 4:01 से 5:44 तक, जब चंद्रमा रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेगा। उसके बाद पंचक प्रातः 5:44 से कल के 5:44 तक, यानी आज के सूर्योदय से कल के सूर्योदय तक। और जब भी कोई मुहूर्त एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक होता है, तो उसे अहोरात्र है। भद्रा का वास आज स्वर्ग में है, क्योंकि सुबह और पंचक की स्थिति भी आज शुभ है। ये रहे हमारे महत्वपूर्ण शुभ और अशुभ मुहूर्त। ग्रहों की आकाशीय स्थिति को देखें तो बुधदेव मार्गी हो चुके हैं, अपनी अस्त की अवस्था को समाप्त कर चुके, और चंद्रदेव राशि परिवर्तन कर मीन राशि में, बृहस्पति राशि में आए हैं। और इस प्रकार यदि कहा जाए तो बृहस्पति देव की राशि में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह हैं, शुक्र देव की राशि में 2 ग्रह। तो बृहस्पति देव की राशि में चंद्रदेव आने के बाद चंद्रदेव अपनी अवस्था अंश के अनुसार शिशु अवस्था में है, बुधदेव भी शिशु अवस्था में है, और शनिदेव बकरी होने के कारण वे भी शिशु अवस्था में चल रहे हैं। बृहस्पति देव और शुक्र देव दोनों राशि परिवर्तन करने के लिए तत्पर हैं, और शीघ्र ही ये अक्टूबर मास में राशि परिवर्तन करेंगे। तो इसके लिए ये वृद्धावस्था में अंश के अनुसार वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये रहे ग्रहों की स्थिति। मित्र राशि में कहे 1 ग्रह, शत्रु राशि में 3 ग्रह, सम राशि में 5 ग्रह हैं, और सूर्य की राशि में 2 ग्रह, बृहस्पति की राशि में 2 ग्रह, बुध की राशि में 2 ग्रह और शुक्र की राशि में 2। इस प्रकार कहा जाए 9 ग्रहों में 8 ग्रह सूर्य, बृहस्पति और बुध शुक्र की राशि में, और 1 ग्रह शनि की राशि, चंद्रमा और मंगल की राशि में कोई ग्रह नहीं। नक्षत्र के अनुसार यदि देखा जाए तो बृहस्पति के नक्षत्र में सबसे ज्यादा ग्रह 4 ग्रह है, शुक्रदेव के नक्षत्र में 2 ग्रह, और केतु सूर्य शनि बुध
ये 4 ग्रह ऐसे हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह है। इस प्रकार हम कहें, मित्र के नक्षत्र में एक ग्रह, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में एक ग्रह, सम ग्रह के नक्षत्र में 5 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह हैं, बृहस्पति देव और शुक्र। चंद्र किसी भी ग्रह का आज राशि परिवर्तन नहीं है। तो इस प्रकार ये रहा हमारे पहले भाग के प्रश्न। दूसरे भाग में आपको ले चलते हैं, जो ग्रहों के नक्षत्रों के परिवर्तन पर निर्भर करता है। नक्षत्र चंद्रमा के इस राशि में नक्षत्र में है और आज किस नक्षत्र में बैठे हुए हैं, उसके अनुसार आज का दिन कैसे होने के सकते हैं। इसे ताराबलन कहते हैं। प्रस्तुत सारणी में आपके समझ जो सारणी प्रस्तुत है, उसमें प्रस्तुत सारणी में ताराबलन के समक्ष जो सारणी है, हॉरिजॉन्टल कॉलम है, इसमें जो नक्षत्र के नाम लिखे गए हैं, यह चंद्रमा के गोचर से संबंध है। और जो ताराबलन के नीचे वर्टिकल रोज है, यह चंद्रमा जिस नक्षत्र में जा करके हैं जन्म कुंडली में, वह दर्शाता है। और ये दोनों का मिलन ही आज का शुभता बताता है। 9 परिस्थितियां बन सकती हैं कि आज का तारा आपका जन्म में हो, संपत्ति में हो, विपत्त में हो, क्षेम, प्रत्यय में हो, साधक, नैधन्य और मित्र, अति या अति मित्र हो। ये 9 परिस्थितियां बन सकती हैं आज। और जब भी 9 स्थितियां बनती हैं, तो इसमें से संपत्ति, क्षेम, साधक, मित्र और अति मित्र ये शुभकारी होते हैं, और जन्म, विपत, प्रत्यय और नैधन्य ये शुभकारी होते हैं। इनकी शुभता और अशुभता जैसे जैसे इनकी क्रम संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे बढ़ता है। तो यह मूलतः नौ तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। तारा बलम चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, और नौ तारा चक्र पद्धति पूरे ग्रहों के बारे में बताती है कि कौन से ग्रह कैसे फल देंगे। तो अगर यदि हम पहले से पता चल जाए कि कौन से ग्रह हमारे लिए तो फलदायी है, तो महादशा का फल हम जान सकते हैं और अपने आप को शुभ महादशा के फल में शुभ कार्यों का निष्पादन योजनाबद्ध तरीके से कर सकते हैं। और अशुभता की स्थिति में मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर हम चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाए, जिससे हमें उचित वक्त पर अशुभ परिस्थिति होने पर, चुनौती आने पर हमें वेदना कम होती है, पीड़ा कम होती है, और यह हमारे अंततोगत्वा स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक। तो ग्रह के आकाशीय स्थिति के अनुसार यदि हम जान जाए चंद्रमा के नवतारा चक्र पद्धति से कि कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से ग्रह बुरे हैं, चुनौती भरे हैं, तो वैसी स्थिति में हम जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों को भी पहचान कर उचित फल की अपेक्षा कर सकते, किसी को कोस नहीं सकते। उसी तरह से जन्म काल में हमें विभिन्न नक्षत्रों के व्यक्ति से मिलन होता है, चाहे घर में, परिवार में, समाज में, वर्क स्थल पर और कार्यस्थल पर, साथ ही साथ व्यवसाय आदि में। तो वैसी स्थिति में हमें किससे कैसा संबंध रखना है, यह हम पूर्व में निर्धारित कर सकते हैं। कौन हमारे लिए चुनौती भरे होंगे, कौन हमारे लिए फल शुभ फल रहेगा। इन यदि ऐसा हम जान जाए, तो मित्रता हम तौल कर करने में हमें मदद मिलेगी। संबंधों को, रिश्तों को पहचानने में मदद मिलेगी, और इससे हमें हमारा कभी मानसिक रूप से कोई पीड़ा नहीं होगी, यदि हमारे करीबी व्यक्ति भी हमारे लिए पीड़ा का कारण हो।
तो नौ तारा चक्र पद्धति से ये सभी बातें हम जान सकते हैं, इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति अद्भुत पद्धति, और इसलिए नौ तारा चक्र पद्धति पर हमने अलग वीडियो पोस्ट करके रखा है आपके लिए यूट्यूब पर। आप उसे जरूर देखें और उससे लाभान्वित। नौ तारा चक्र पद्धति का मूल सिद्धांत, ग्रहों का मन नक्षत्र होता है। नक्षत्र अपने हिसाब से काम नहीं करते, वे ग्रहों के ग्रह अपना काम नहीं करते, नक्षत्र ही अपना काम करते हैं। इसलिए ग्रह नक्षत्र ही ग्रह के मन होते हैं, और ग्रह का काम नक्षत्र ही करते हैं। इसलिए नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ने की विधि क्या क्या होगी, यह सोचा गया। क्योंकि कुल 27 नक्षत्र होते हैं और ग्रह 9 ही होते हैं, इसलिए 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्र की सूची में क्रमबद्ध करके हम उसको रखें। और यह सूची इस प्रकार, 3 सूचियां बनी, 9 नक्षत्र करके। पहले सूची, पहला से 9वां, दूसरा 10वां से 18वां, तीसरा 19वां से 27। इस प्रकार नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों की सूचीबद्ध कर 3 श्रेणियों में रखा गया। ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा गया। पहला ग्रह केतु देव, दूसरा देव शुक्रदेव, तीसरा सूर्यदेव, चौथा चंद्रदेव, पांचवा मंगल देव, छठा बृहस्पति राहु देव, सातवां बृहस्पति देव, आठवां शनिदेव, नौवां बुध। इस प्रकार पहला से 9 नक्षत्र स्वामियों की पहचान हुई। अब कौन से नक्षत्र किसके साथ संबंध होंगे, तो हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र को चुना गया, यानी पहला 10वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व केतु देव को मिला, दूसरा 11वां 20वां नक्षत्र का स्वामित्व शुक्रदेव को, तीसरा 12वां 21वां का नक्षत्र का स्वामित्व सूर्यदेव को, और इसी क्रम में बढ़ते हुए हम आगे बढ़े, और यह बुध को का बुध बने वश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों के स्वामी। तो इस तरह से नक्षत्रों के स्वामी ये सूचीबद्ध हुई और यह आपके समक्ष है। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण। आज चंद्रमा का दिन है, तो चलिए चर्चा करते हैं चंद्रमा से। क्योंकि चंद्रमा के बाद मंगल आ गए, मंगल के बाद राहु, उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, फिर बुध, केतु, शुक्र और सूर्य। ये घड़ी की सुई की दिशा भी याद रखना। अब फलित कैसे करते हैं, तो चंद्रमा का दिन है, मान लीजिए कि किसी जातक का जन्म रोहिणी, हस्ता या श्रवण नक्षत्र में हुआ है। रोहिणी, हस्ता या श्रवण नक्षत्र में हुआ है, तो उसके नक्षत्र स्वामी चंद्रमा बना, और गणना यहीं से आरंभ होती है। और जब यहां से हम गणना आरंभ करते हैं, तो पहला ग्रह चंद्रमा बने, दूसरा मंगल, तीसरा राहु, चौथा बृहस्पति, पांचवा शनिदेव, छठा बुधदेव, सातवां केतुदेव और आठवां शुक्रदेव, नौवां सूर्यदेव। ध्यान देंगे जो हम अभी बताने जा रहे हैं। चंद्रमा पहला ग्रह, दूसरा मंगल, तीसरा राहु, इस क्रम में करते हुए हम पुनः केतु सातवां, शुक्र आठवां और नौवां सूर्य बने। पहला ग्रह मिश्रित फल देते हैं, जो कि चुनौती ज्यादा देते हैं, सावधानियां ज्यादा बताते हैं करने को, और ये चुनौती बने हो, पीड़ादायक हो। तो पहला ग्रह चंद्रमा, वहां से दूसरा ग्रह शुभकारी, दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो बनेंगे वे शुभकारी हो। तो चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा यदि पहला ग्रह बने, तो दूसरा ग्रह मंगल, चौथा बृहस्पति, छठा बुध, आठवां शुक्र, नौवां सूर्य बने। ये किसी भी चंद्रमा के नक्षत्र में जातक के लिए यही बनेंगे। तो वैसी स्थिति में ये दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां ग्रह जो बने ये शुभ फल नहीं, और पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां ग्रह अशुभ फल नहीं होंगे। तो पहला ग्रह चंद्रमा, तीसरा राहु, पांचवा शनि और सातवां केतु, इस जातक के लिए ये सभी पीड़ादायक। इस प्रकार हम फलों को निर्धारित करते हैं, और यह
सूची इस तरह से बनती है। अब यदि हम जान गए कि कौन से ग्रह हमारे लिए सुफलदायी होंगे, कौन सा सुफलदायी, फिर दशा महादशा का फल जान सकते हैं। उसी तरह से ग्रहों में बैठे ग्रह, आकाशीय ग्रहों की स्थिति को हम भांप सकते हैं, पूर्वाकलन कर सकते हैं। संपत ग्रह जो बनेंगे चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में, संपत ग्रह मान लीजिए बने मंगल, तो हम जन्म कुंडली में जातक का मंगल कहाँ बैठे हैं, किस राशि में बैठे हैं, इसको देखते हैं, ताकि और तालमेल करते हैं कि इसके लिए कौन से ऐसी पेशा होगी जो संपत्ति के कारण है ना उपयोग। अब समाज में के विभिन्न तबके के लोग हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, या हम भी नक्षत्र से, नवतारा चक्र पद्धति से जान सकते हैं। यानी चंद्रमा में के नक्षत्र में जन्मे जातक, राहु के नक्षत्र में जन्मे जातक, शनि और केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकता है। और केतु के नक्षत्र में जन्मे जातक सबसे ज्यादा पीड़ादायक। तो ये चाहे घर में हो, बाहर में, मान बराबर। तो ये रहे हमारे प्रस्तुति का, और यही वजह है नवतारा चक्र पद्धति हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन्हीं कारण से हमने नवतारा चक्र पद्धति पर अलग से यूट्यूब वीडियो पोस्ट करके रखा है। आप उसे जरूर देखें, आप उससे लाभान्वित हो, क्योंकि नवतारा चक्र पद्धति के आधार पर ही हमने प्रमाणित करने की कोशिश है भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की रिश्तों, संबंधों, कैसे मित्रवत फल दी आदि। तो ये नवतारा चक्र पद्धति पर प्रमाणित कर के आधार पर प्रमाणित हुई, और जरूर देखें आप उस प्रस्तुति। अब आपको ले चलते हैं आज के नवतारा चक्र पद्धति, सॉरी, ताराबल। आज का ताराबल हम क्या क्या है? आज जो गोचर है चंद्रमा का, वो 3 नक्षत्रों में। जी हाँ, पहला भाग 6:16 प्रातः तक, उसके बाद 6:16 प्रातः के बाद, और पुनः उसके बाद कल भोर में 4:01 के बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, तत्पश्चात देव, यानी 6:16 तक जो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा वह 4:01 भोर तक होगा, और तत्पश्चात रेवती नक्षत्र। तो तीनों नक्षत्र के बारे में यदि हम देखें तो भरनी, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जातक के लिए पहला भाग जब तक चंद्रमा पूर्वा भाद्रपद में है तब तक के लिए यह व्यक्ति के लिए साधक का फल मिलेगा। फिर एक गैप होने के बाद मित्र का फल मिलता है, और वह जो गैप है यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र या भरनी, पूर्वा फाल्गुन या पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में जातक के लिए न धन्य है। इसलिए यह शुभकारी है। उसी तरह से हम पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे जातक के लिए देखें तो पूर्व भाद्रपद में ही जो चंद्रमा है, इसलिए जन्म नक्षत्र होता है। दूसरा भाग जब उत्तरा भाद्रपद में जाते हैं चंद्रमा तो संपत होता है, और फिर रेवती विपद का कारण। इस प्रकार हम फलित करके आगे बढ़ते हैं और जातक को मदद करने का प्रयास करते हैं। तो ये रहे हमारे नक्षत्र पर प्रस्तुति। और यहाँ बता दें कि जब भी जन्म, विपद, प्रत्यय और नैधन्य में आपका आज का तारा पड़ता है तो जोखिम कभी नहीं ले उपाय करने के चक्कर में, नीम हकीकत ले जान। आप शुभता के लिए आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप उस मुहूर्त को त्यागें, अगले शुभ मुहूर्त का इंतजार करें, क्योंकि यह जो आपके लिए आज का तारा का संकेत मिल रहा है वह शुभकारी है, पीड़ादायक हो सकता है, इसलिए उस मुहूर्त को आप त्याग। उपाय के तौर पर यदि आप कहें तो हम आपके सम्मुख रखने जा रहे हैं उपाय क्या है, लेकिन यह अपुष्ट है, इसलिए इसे आप आजमाए नहीं, केवल ज्ञान के लिए है। आज का तारा जन्म में पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपद पड़ता है तो गुड़ का दान, प्रत्यय पड़ता है तो नमक का दान, और नैधन्य पड़ता है तो प्याज जरूरी है, मजबूरी हुई तो सही सोच का दान।
इस प्रकार हमारा दूसरे भाग की प्रस्तुति यहाँ समाप्त। तीसरा भाग, राशि के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। तो तीसरे भाग में आपको हम ले आए हैं राशि के अनुसार आज कैसा दिन है। जी हाँ, आज चंद्रमा मीन राशि में, और कोई भी राशि परिवर्तन नहीं, इसे चंद्र बदल कहते हैं। चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं पर है ये स्थायी रूप से, और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा फल होगा। तो चंद्रमा, ये चंद्र राशि के अनुसार देखते हैं। मीन राशि में चंद्रमा है और इसलिए जलीय राशि में है। तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और मीन राशि के जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। और शेष जातक मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातक आज सावधान है। इस देव से आराधना करें, इनके शुभता हो। तो ये रहे हमारे तीसरे भाग। ये चंद्रवलन कहते हैं, जो चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है चंद्रभूमि के अनुसार, यानी चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसको। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंध रखता है, और यह चौघड़िया मुहूर्त यह दर्शाता है कब कौन सा शुभ और अशुभ काल है शुभ कार्य करने के लिए, चाहे वह कार्य आपके दैनिक कार्य से संबंध हो या शुभ कार्य करने की योजना बनाने से संबंध है, किसी भी पूजा पाठ करने से पहले, या कोई भी पहली बार जब हम कार्य कोई करने जा रहे हैं उसके लिए, यह सभी के लिए कामयाबी है। और विशेष प्रयोजन जो प्रस्तुति में है उसके लिए भी यह कारगर है। तो यदि कोई व्यक्ति उचित मुहूर्त नहीं देखना चाहे तो कम से कम शुभ काम को करने के लिए या अपने कार्यों में शुभता लाने हैं तो चौघड़िया जरूर की। संक्षिप्त और चौघड़िया की उपयोगिता को देखते हुए हमने YouTube पर अलग अलग चौघड़िया की पोस्ट डाली है। YouTube पर यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया एंड अंग्रेजी में, और चौघड़िया के की उपयोगिता हिंदी में, जरूर देखें, ज्ञान प्राप्त जरूर होगा और उससे लाभान्वित। तो आज चौघड़िया के विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और 8 चौघड़िया में 7 चौघड़िया इस सप्ताह के दिन होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नाम साप्ताहिक दिनों के अनुसार दिया गया। इसलिए 8वां चौघड़िया जो हुआ करता है वह सप्ताह का जो दिन होते हैं उसी का आरंभ से होता है और उसी के आरंभ से समाप्त होता है। 7 चौघड़िया 7 साप्ताहिक दिन, और सातों दिन के स्वामी अलग अलग ग्रह बनते हैं, और ये ग्रह विशेष कार्यों के लिए, विशेष उद्देश्य के लिए, सब विशेष प्रयोजन के लिए काफी उपयोगी हुआ करते हैं। इसलिए चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया जाए चौघड़िया के परिप्रेक्ष्य में, तो सभी चौघड़िया कोई न कोई विशेष कार्य के लिए उपयुक्त हो, क्योंकि चौघड़िया के संबंध साप्ताहिक दिनों के संबंध ग्रहों से और ग्रह विशेष कार्य करने के लिए अधिक है। इसलिए आज का जो चौघड़िया है, जो चौघड़िया होता है वह विशेष कार्य तक दे जाता है आपको, दैनिक कार्य से लेकर विशेष कार्य। चौघड़िया का उपयोग करते समय यह जरूर देखना चाहिए कि दिन का चौघड़िया काल रात में बाल बेला, काल बेला और राहु काल से ग्रसित हो सकता है, और रात्रि का चौघड़िया राहु काल से, सॉरी काल बेला से, सॉरी एकदम गलती हो गई। रात्रि का जो चौघड़िया होता है काल रात्रि से ग्रसित होता है, और दिन का चौघड़िया राहु का वार बेला और काल बेला से। तो चलिए आज का चौघड़िया देखते हैं, आज का चौघड़िया कैसा है। आज दिन सोमवार है। अमृत चौघड़िया सर्वोत्तम चौघड़िया से दिन आरंभ है और दिन की समाप्ति चौघड़िया। बीच के अवधि के काल चौघड़िया राहु काल और काल बेला से ग्रसित है, और लाभ चौघड़िया बार बेला। रात्रि का चौघड़िया 5:31 पर आरंभ होता है, ये 7:33
3 मिनट तक काल रात्रि से ग्रसित है और इसे इसे इन तीनों चौकड़िया को हमको अपने कार्यों में त्याग कर देना चाहिए, ताकि हमारे कार्यों की सुखता बनी रहे। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको 5वें भाग में ले चलते हैं। 5वां भाग अंक ज्योतिष के अनुसार कैसा दिखता है। अंकों के अंक में हम जन्म लेते हैं, ये अपने आरंभ में ही कहा, अंकों के पीछे भागते हैं और वे अंक कुछ नहीं, यदि सभी को संकलित किया जाए तो 1 से 9 अंक बनते हैं। और 1 से 9 अंक के बीच में 5वां अंक ऐसा होता है जो दोनों का मध्यम अंक होता है, मध्यस्थता करता है। इसलिए इसलिए इसके मध्यस्थता मध्यस्थता का अंक बोला जाता है, क्योंकि ये 5 अंक अपने से पूर्व के अंक आने वाले को और बाद के अंक आने वाले का के बीच का मध्यस्थता करता है। अंक ज्योतिष में एकल अंक पर काम करते हैं। एक अंक से ज्यादा अंक जब भी हमें मिलते हैं तो उसे हम उसमें प्रयुक्त हुए अंकों को जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित कर लेते हैं। शून्य को गणना में नहीं लेते, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और सभी अंकों के स्वामी अलग अलग ग्रह होते हैं। 1 के सूर्य, 2 के चंद्रमा, 3 के बृहस्पति, 4 के राहु, 5वां के बुध, 6ठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि, 9वां का मंगल। और इनको अंकों की दुनिया में विशेष नामों से पुकारा जाता है। इन अंकों को 1 को राजा से या सरकार से, 2 को रानी से या पार्टनर से, डिप्लोमेट से, 3 को गुरु को से या सलाहकार से, 4 को शरारती तत्वों से, नियम तोड़ने वाले व्यक्तियों से, 5 को राजकुमार से, 6 को मंत्री से तथा सुख सुविधा प्रदान करने वाले व्यक्तियों से, 7 को धर्मगुरु से और ऐसे व्यक्तियों से जिन्हें आगे भविष्य में घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो। 8वां को अपने अधीन नीचे तबके के लोग, अधीनस्थ तथा नौकर, चाकर आदि से संबंधित रखा जाता है, जोड़ा जाता है। और साथ ही साथ न्यायाधीश। 9 को सेनापति, पुलिस, डॉक्टर तथा पुलिस। तो ये रहे हमारे अंकों को पहचानने की विधि, अंकों को विभिन्न रूपों में जानने की विधि। यदि 1 से 9 तक के अंक हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं और सभी ग्रहों को यह प्रतिनिधित्व करते हैं, तो कोई अंक यदि हमारे बर्थ चार्ट में नहीं है, इसका मतलब है कि हमारे शरीर में उस अंक से जो तत्व है उसकी कमी है, उस ऊर्जा कम मिल रही है। और यदि कोई अंक हमारे शरीर में ज्यादा है, 3 से ज्यादा, तो वह अंक हमारे लिए परेशानी का विषय है और अंकों को असंतुलित कर सकते। ये रहे हमारे चर्चा। अब अंकों के अगर हमारे पास जो जब जन्म लेते हैं तो ईश्वर हमें एक अंक देते हैं, अंकों के रूप में एक उपहार देते हैं। वह होता है जन्म तिथि, माह और वर्ष। यह उपहार स्थिर रहता है, बदलता नहीं, क्योंकि इसे अस्थायी होता है, ईश्वर द्वारा प्रदत्त अंक है। और इससे कुछ अंक और निकलते हैं, जैसे ड्राइवर अंक निकलता है पूर्णांक से, तिथि से जिसे पूर्णांक भी कहते हैं, कंडक्टर में निकलता है तिथि, माह और वर्ष को जोड़कर और फिर एकल अंक में परिवर्तित कर। अब आप इसका देखें, जिस व्यक्ति का हमने आज जन्म तिथि ली है उसका जन्म ये 6-10-1991, ये एक महिला की कुंडली है। मैं उसे जन्मदिन की बधाइयां देता हूँ। 6-10-1991 इनका जन्म तिथि है और 6 अंक और मूलांक बनते हैं, 9 अंक इसके भाग्यांक बनते हैं। ड्राइवर 6, कंडक्टर 9। अब यह हमें जरूर देखते हैं कि जो ड्राइवर और कंडक्टर आपस में कैसे संबंध, क्योंकि जब भी हम ड्राइवर और कंडक्टर में से एक में आएंगे, फिर हमारे लिए जीवन की जो नैया है, जीवन की गाड़ी चलाने में समस्या हो। इसलिए हम ऐसे अंक को चुनते हैं
प्रयास करते हैं, क्योंकि ये तो स्थायी रूप से, यदि ये दुश्मन आपस के हो गए फिर हम स्थायी नंबर लाएंगे कहाँ से? स्क्रीन की जगह पे कहाँ से नंबर लाए? तो पहला अंक जो बनता है वह नामांक बनता है। तो यदि यानी नाम का जो अंक है वह, अब आप आश्चर्यचकित होंगे, हो गए होंगे कि नाम में तो अक्षर होते हैं, ये नामांक कहाँ से आ गया? यहाँ नाम में जो अक्षर प्रयुक्त होते हैं उनके अंकीय मूल्य होते हैं, और इसी से हम नाम के पहले अक्षर को निकालते हैं। तो जातक का इसके अनुसार नामांक 5 होता है। और हमने आपके समक्ष सूची समक्ष प्रस्तुत है, जो अक्षरों के अंक के और उन मूल्यों को यहाँ परिवर्तित किया गया। तो इस प्रकार हम नाम या सूचते जो अंकशास्त्र का रूल है, नियम है कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नाम का पहला अक्षर नहीं हो, उसी तरह नामांक भी नहीं हो। और यह चूंकि डायनेमिक अंक है, यह हमें नामांक जो होता है यह हम बताते हैं, ईश्वर नहीं बताते, किंतु स्थायी होते हैं क्योंकि यह ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देता है, और ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा देता है और वास्तु दोष इंगित करता है। और यदि वास्तु दोष हो गया तो उसका निराकरण की भी चर्चा करते हैं। तो अंक ज्योतिष के अनुसार हमने कहा कि मूलांक और भाग्यांक का शत्रु नाम का पहला अक्षर नहीं हो और नामांक नहीं। अब आप जानना चाहेंगे शत्रु अंक होते कौन? यहाँ आपके समक्ष 1 का 8, 2 का 4, 6, 8, 9, 3 का 6, 4 का 8, 9, 4, 2, 5 का कोई नहीं, 6 का 3, 9, 7 का 7, 9, 3, 8 का 1, 2, 9, 4, 8, 9 का 6, 4, 2, 8, 9। अब इस प्रस्तुति में आप देखें कि 6, 8, 6 अंक जो है पूर्णांक हुए, 6 भाग्यांक इसके बनते हैं, 6 10 में जोड़ते हैं तो 6 7, 1 8, 9 17, 26 27 यानी 9, 6 9 का इनका मूलांक भाग्यांक बनता है। और आप यहाँ देखें तो 6 और के शत्रु 9 है, 9 के शत्रु 6 है, इसलिए दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। अब आप बता दें जीवन का बस कैसे चलेगा? तो मूल नामांक ऐसा होता है जो बीच में मध्यस्थता करता है। सावधान रहें, अपने व्यवहार में ऐसे जातक को हम सलाह ही देते हैं। और यह जो जन्म तिथि है निकिता का है, निकिता पटना की रहने वाली है और यह लेखिका है। इस प्रकार हम आज यह निकालने का कोशिश करते हैं। साथ ही साथ भविष्य में कोई भी जो हम अंक चुने, चाहे वो मोबाइल का अंक चुने, चाहे वो मकान संख्या चुने, गाड़ी संख्या, सभी में यह सुनिश्चित करेंगे कि जन्म मूलांक और भाग्यांक का शत्रु अंक हमारे लिए घर देकर नहीं है। तो ये रहे हमारी छोटी सी प्रस्तुति, अंक ज्योतिष पर संक्षिप्त परिचय। अब आपको आज के दिन के बारे में चर्चा करते हैं। आज का दिन 6/1/2025, मूलांक 6, भाग्यांक 7। मूलांक 6, भाग्यांक 7 और 7 मूलांक वाले का, 7 भाग्यांक वाले का विभिन्न मूलांक वाले लोगों से आज कैसा संबंध? यह देखिए, 7 खुद 7 का दुश्मन, अपने ही अंक का दुश्मन है। इसलिए 7 अंक केवल शनि से अच्छे संबंध बना के रखे हैं, लेकिन बाकी अंकों से या तो शत्रुता है या तटस्थता का संबंध। तो 7 का संबंध केवल 6 और 8, यानी 6 15 24 तारीख के दिन का जन्म हुआ है, 8 17 26 तारीख के दिन का जन्म हुआ है,
उनके लिए तेरी सुरता के संकेत। सात के खुद सात शत्रु, इसलिए 1 तारीख, 1/10/1928 को, 2/11/2029 को, और 5/14/23 को जिनका जन्म हुआ है, उनके लिए तेरी सुरता के संकेत। 4/13/22/31 को भी जिनका जन्म है, उनके लिए विशुद्धता के संकेत हैं, क्योंकि यह उनके लिए शुद्धता का संकेत देख रहा है। इस तरह से पूरा हम बता दें संक्षेप में कि 4/10, 1/10/1928, 2/11/2029, 4/13/22/31, 5/14/23, 6/15/24, 8/17/26, इन तिथि को किसी भी माह की इन तिथियों को जन्म जातक के लिए शुभता के संकेत हैं। या तो दिन साधारण होंगे या उत्तम। शेष तिथि को जन्म जातक यानी 3/12/21/30, अति शत्रु, और 9/18/27, अति शत्रु, तथा 7/16/25 शत्रु, ये तीनों तिथि को जन्मे ये 9 तिथि को जन्मे जातक, ये उनके लिए शुभता के संकेत। 3/12/21/30, 7/16/25, 9/18/27, ये 10 अंक जो है, इनमें जातक जो भी जन्मे होंगे उनके लिए शुभता के संकेत हैं। सावधान रहें, वाद विवाद से दूर रहें, धोखा खाने से बचें, वाहन चलाते समय सावधान। इस परिस्थितियों के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, जहां हमें विराम की आवश्यकता है। तो ऐसे संकेत मिल रहे हैं विराम के, इसलिए पहली बार हमारे प्रस्तुति को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबाकर साथ ही साथ नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बटन को दबा दें, ताकि हमारे हर प्रस्तुति की सूचना आपको मिल सके और आप उससे लाभ लें। साथ ही साथ अनुरोध करते हैं आपसे कि साझा करें प्रस्तुति को अपने मित्रों, परिजनों तथा शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का प्रस्तुति के हर भाग से ज्ञान लाभ कर उसका उपयोग कर अपने जीवन में शुभता ला सके। इन्हीं शब्दों के साथ भोलेनाथ से, चंद्रदेव से, तथा सोमनाथ से स्तुति करते हैं, क्या कामना करते हैं कि आपका दिन आज का शुभ, उनका आशीष आपको निरंतर मिलते रहे। और कल पुनः हम नई प्रस्तुति के साथ समक्ष आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय सोमदेव, जय भोलेनाथ, जय चंद्र, ओम नमः शिवाय।